किस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे ज़्यादा डील कर रहे हैं राइट नाउ? एक तो अपने इमोशंस से डील करना, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट बहुत होता है, मोटिवेशन कम है, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टडीज में। ऐसा क्यों है? मतलब अगर आप खुद बुली हुए हो तो कोई एक थोड़ी सेंसिटिविटी अंदर हो जाना कि अगर मुझे बुरा लगा था तो मैं दूसरे को बुरा ना फील कराऊं। अगर आपने देखा हो कि हम हमेशा एग्रेशन को डिस्प्लेस करते हैं टू अ वीकर पर्सन। राइट। आजकल बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। कई पेरेंट्स की ये शिकायत आती है कि मैम ये स्कूल नहीं जाना चाहता है। जब वो रात को सोता है तो उसे एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं सुबह स्कूल जाऊंगा। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने ना बच्चे के टाइम कैसे जाना चाहिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। मुझे लगता है पेरेंटिंग एक प्रोसेस है, लेकिन हम इसे प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी, एन्जॉय एवरी मोमेंट विद द चाइल्ड। आपको पता भी नहीं लगेगा ये मोमेंट्स निकल जाएंगे और फिर बच्चा काम करके निकल जाएगा आगे। फिर आप सोचोगे जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाया। बच्चे ऐसे तो छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अपने इश्यूज होते हैं जो हमको पता भी नहीं चल पाते हैं। स्कूलों के अंदर कई बार बुलिंग हो रही होती है, उनके इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए स्कूलों में काउंसलर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्कूल काउंसलर्स ना सिर्फ बच्चों के इमोशनल नीड्स को समझते हैं, उनको काउंसल करते हैं, इसके साथ साथ वो पेरेंट्स की और टीचर्स की भी काउंसलिंग करते हैं, उनको भी बच्चों की नीड्स, इमोशनल नीड्स के बारे में अवगत कराते हैं। सो आज की हमारी गेस्ट मोनिका ढींगरा हैं, जो स्कूल में कई सालों से काउंसलर हैं एंड शी नोज इन एंड आउट ऑफ किड्स। और वो उनकी इमोशनल, उनकी बुलिंग, उनकी सेल्फ डाउट, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप टीचर हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हमारे साथ कनेक्ट हुई है मोनिका। मोनिका जो हैं पिछले 5 सालों से स्कूल काउंसलिंग में हैं। शी इज़ अ स्कूल काउंसलर। वेलकम मोनिका। थैंक यू अमिता। मोनिका, सबसे पहले अपना काउंसलिंग का थोड़ा सा हमको जर्नी बताइए, आपका साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन बताइए, देन वी कैन स्टार्ट विद आवर पॉडकास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी अमिता। मेरा साइकोलॉजी से कनेक्शन वाज राइट फ्रॉम बिगिनिंग। आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, देन गॉट मैरिड, देन हैड लाइक where I got married, there was no psychology or counseling option in schools. So I started teaching English there. अच्छा, So okay. for more than 10 years, I taught English. Then I took a break of 10 years around when I had second child. Then we shifted here in Delhi and Gurgaon. There were options in school. So I saw that psychology was again flourishing. I said, why not I follow my passion again? So I started teaching psychology and अच्छा, okay. got into school counseling in 2019 again. अच्छा, So for past 5 years, I've been teaching psychology and working as a school counselor. स्कूल काउंसलर। Yeah. सो बच्चों की काउंसलिंग जो है, सिंस यू आर अ स्कूल काउंसलर, तो आप जो है बच्चों की काउंसलिंग करते हैं ऑब्वियसली, है ना? और स्कूल में जो काउंसलिंग है उसका क्या स्कोप है और कितना नीडेड है स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग? अमिता, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब कोई काउंसलर एज सच नहीं होता था। हम मोस्टली टीचर्स के पास चले जाते थे, वो ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। मोस्ट ऑफ टाइम्स तब हम इतने कनेक्टेड नहीं होते थे टीचर्स के साथ, जितने अब बच्चों में मैं डिफरेंस देखती हूँ। तो मोस्टली तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही डील करते थे, या हमारे फ्रेंड्स हो गए हम उनसे शेयर कर लेते थे। बट थैंकफुली इतना चेंजेस आए हैं कि अब स्कूल काउंसलर्स हैं, अब बच्चे इतने ओपन हो रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लेकर वो स्कूल काउंसलर के पास जाते हैं। अर्लियर तो कोई एग्रेशन का इशू है या एंग्जाइटी है या बच्चे में डिप्रेशन हो रहा है, पहले तो टीचर को ही नहीं पता चलता था। राइट। अब एटलीस्ट दे कैन गो टू द काउंसलर एंड दीज थिंग्स आर बीइंग टैकल्ड। अब इनके बारे में सॉल्यूशंस आ रहे हैं। राइट। बच्चे खुलकर बात कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। इवन बुलिंग हो रही है अगर तो अब वो कोई तो है वो जिसके पास जाकर वो बात कर सकते हैं।
हमारे टाइम में ये ऑप्शन नहीं होता था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप मोनिका, मतलब हमारे टाइम में ये ऑप्शंस नहीं था, और डिस्टेंस भी, टीचर्स के साथ भी आप खुल कर के बात नहीं कर पाते थे, और शायद मेंटल हेल्थ की तो बात ही नहीं होती थी। तो आप अगर किसी चीज़ से डील भी कर रहे हो, अगर आपको एंशियस फील भी हो रहा है, आपके लो मूड्स भी हैं, तो भी आपको पता नहीं चलता था, आप उसको टैग नहीं कर पाते थे एज ए कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। इट वॉज जस्ट कि ठीक है, मतलब आप वो बस ऐसे ही चलता रहता था। बट नाउ सिंस वी नो अबाउट इट कि ये रियल इश्यूज हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, वैसे ही मानसिक तौर पे भी हम ऊपर नीचे होते हैं, और मानसिक बीमारियां भी उसी तरीके से, मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी आते हैं, तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से उनको डील करने लगे हैं। राइट। अभी जैसे आपने कहा, अब जो मेंटल वेलबींग है वो फिजिकल वेलबींग से अलग नहीं है। थैंकफुली अब हम सब लोग ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि मेंटल वेलबींग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल वेलबींग है। बिल्कुल सही बात और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यही एक, मैं बोलूंगी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम खुलकर इस बारे में आजकल बच्चे भी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आजकल के बच्चे तो काफ़ी इस बारे में अवेयर हो गए हैं, उनको खुद को काफ़ी नॉलेज हो गई है इन चीज़ों की, तो वो अपना खुद ही पकड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो शायद जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर होते होंगे, लोग ले जाते होंगे, तब पता चलता होगा, पर आजकल के बच्चे तो थैंक्स टू गूगल बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता चल जाती है, तो आप जो है खुद डायग्नोसिस भी करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो अ कंसर्न एरिया ऑल्सो, राइट मोनिका, कि कई बार जो है बच्चे खुद को ही पढ़ के, यहाँ वहाँ से फ्रेंड से सुन करके, और खुद को टैग करना शुरू कर देते, मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी का इशू है। राइट। एंशियस होना, नर्वसनेस होना एक डिफरेंट बात है, पर एकदम से अपने आप को टैग कर देना कि मुझे एंग्जाइटी ही है, या मुझे डिप्रेशन ही है, या बाइपोलर बहुत ही लूजली टर्म की तरह यूज किया जाता है। इसको आप क्या बताओगे इसके बारे में कि हाउ इज इट इम्पैक्टिंग? अभी इतना गूगल का इम्पैक्ट हो चुका है कि हर चीज़, हम 2 मिनट नहीं लगते हैं, बच्चे फटाफट से गूगल करने लग जाते हैं कि अरे ये तो मेरा सिम्टम है, मैं ज़रूर डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन यहाँ पर रोल आता है पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। पेरेंट्स एज इन, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा कि हर चीज़ से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। हर चीज़ का, अगर तुम्हारे अंदर दो दिन भी आप उदास हैं, तो हम नॉर्मली भी ये यूज़ करते हैं, तुम बड़े डिप्रेस्ड दिख रहे हो। जबकि डिप्रेस्ड एक बहुत ही एक, मैं बोलूँगी कि एक बहुत पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होना चाहिए कि डिप्रेशन के अलग सिम्टम्स हैं जो लॉन्ग टर्म के साथ जाते हैं। सही बात है। लेकिन 2 दिन बच्चा उदास होता है, अरे तुम तो डिप्रेशन में दिख रहे हो, बड़ा कॉमनली यूज हो रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स का भी और टीचर्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा बच्चों को कि हर चीज, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते हैं। राइट। तो वो भी हमें साइड बाय साइड उनकी एजुकेशन करनी पड़ेगी। सो ट्रू, सो ट्रू। सो मोनिका, आप स्कूल काउंसलर रह चुके हैं मतलब रादर काफ़ी टाइम से, इट्स बीन 5 years, और आपके पास जो बच्चे आते हैं वो भी टीनेजर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि 6th grade ऑनवर्ड्स जो है आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे ज़्यादा डील कर रहे हैं राइट नाउ? अमिता, आजकल जो बच्चों में इश्यूज बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, एक तो अपने इमोशंस से डील करना, अच्छा, देन लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, उनमें सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी रहती है, सेल्फ डाउट बहुत होता है, अच्छा, मोटिवेशन कम है, या वो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टडीज़ में, कई बार दे फील ऑल्सो प्रेशराइज कि जो वो करना चाहते हैं, लाइक 11th और 12th में कई बच्चे ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम या कोई और स्ट्रीम ले जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो भी इश्यूज होते हैं। अच्छा, ओके। फिर बच्चों में और भी इश्यूज ये हैं कि कोई बुलिंग से भी रिलेटेड आते हैं, या बच्चा फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, या एंग्जाइटी है उसमें, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं स्कूल में। अच्छा, ओके। बुलिंग एक आपने बताया, राइट मोनिका? थोड़ा बुलिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इट एग्जिस्ट करता है, पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो क्या आप बताएंगे स्कूल में किस तरीके की बुलिंग ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं, और कौन बुली करता है? ये बोला जाता है जैसे कि जो बुली कर रहा है वो कभी ना कभी खुद बुली हुआ होता है।
है ना, या तो वो घर में या उसके साथ कहीं भी किसी भी जगह पर, या तो खुद भी उसने ये फेस किया होता है एग्रेशन, दैट्स हाउ ही डिस्प्लेसेस हिज एंगर, है ना। तो स्कूल में भी ये बुलिंग के इश्यूज बहुत आते हैं, या तो कई बार ग्रुपिज्म करके कई बच्चे एक बच्चे को नेग्लेक्ट करना, या फिर कोई बच्चे के कलर को लेके, या वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है तो उसको नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, है ना। जो फिजिकली थोड़ा सा वीक दिख रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ओवर पार करने की कोशिश करना, इस तरह के कई सारे केसेस बुलिंग से रिलेटेड आते हैं। ओके। लेकिन बुलिंग का जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, बुलिंग इज़ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आता है, इवन बच्चा जब 30 साल का या 40 साल का भी हो जाता है, बुलिंग का इम्पैक्ट तब भी देखा जा सकता है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन उस बच्चे में, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। राइट। तो ये बच्चे आपस में ही एक दूसरे को बुली करते हैं? हाँ, एक दूसरे को कोई रिमार्क पास कर देना, yes, दैट जैसे आपने बताया था कि तुम्हारा कलर ऐसा है, या तुम्हारी हाइट कम है, या ठिगे हो, या तुम मोटे हो, इस तरीके से बॉडी शेमिंग को लेकर के, या कोई अगर नहीं कोई कर रहा है तो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इस तरीके की बुलिंग यू आर सेइंग, राइट। और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बुलिंग का इम्पैक्ट हमें लगता है कि बच्चे को उसी टाइम जो हमें फील हो रहा है कि स्ट्रेस्ड फील करता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। अगर वो कुछ नया करना चाहता है तो भी वो डरेगा कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो शायद ये बच्चे मुझे और भी ज़्यादा बोलेंगे, या उसे कोई क्लास में आंसर देना है तो भी वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि अरे कहीं मैं जज तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे बोलेंगे तो नहीं। और यहाँ जिसको कलर को लेके या हाइट को लेके रहता है, वो हर समय सोचता रहता है कि एवरीबडी इज वॉचिंग मी, और मेरी हाइट कम है, वो अपने आप को कम पाता है, सेल्फ डाउट आता है उसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है। और कुछ अगर नया करना है उसे तो वहां पर भी वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, बच्चा डरेगा, क्योंकि उसकी जो उसकी जो इमेज है अपने अंदर ही वो शैटर्ड हो चुकी है। राइट। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी बहुत बहुत ही बुरा रहता है। जो बच्चे इस जो बुलिंग हुई है जिन बच्चों के साथ, जब वो बड़े होते हैं तो उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी देखी गई है। राइट। और जैसा तुमने बोला मोनिका कि जो खुद बुली होता है वो ज़्यादा बुली करते हैं, राइट। ऐसा क्यों है? मतलब अगर आप खुद बुली हुए हो तो कोई एक थोड़ी सेंसिटिविटी अंदर हो जाना कि अगर मुझे बुरा लगा था तो मैं दूसरे को बुरा ना फील कराऊं, तो ये क्यों नहीं होता है? यहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम करती है? अगर आपने देखा हो कि हम हमेशा एग्रेशन को डिस्प्लेस करते हैं टू अ वीकर पर्सन, राइट। अगर आपको किसी ने गुस्सा कर दिया, लेट्स से कि आपके पेरेंट ने आपको गुस्सा कर दिया, तो आप अपने छोटे भाई पे जाकर गुस्सा निकाल देते हो, इट्स लाइक दैट ओनली। आपके अंदर वो एग्रेशन है क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुआ आपके साथ, और वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए क्योंकि अब तो हम फिर भी बात करते हैं, राइट, स्कूल काउंसलर्स हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बता ही नहीं पाते कि हमारे साथ बुलिंग हो रही है, या उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कई बारी, लेकिन वो एग्रेशन रह जाता है उनमें। राइट। तो वो उसे डिस्प्लेस करते हैं, कोई भी वीकर आ जाएगा वो उसके ऊपर डिस्प्लेस करेंगे। That's how it works. It's like a chain. It's like a chain. क्या इसका कनेक्शन कहीं, देखो बुलिंग तो जो हो रही है, मतलब हो सकता है कि मैं एक ऐसे बच्चे के साथ हूँ जो बुली है, मतलब जो बुलीड बच्चा है, जो करता है बुली, है ना, पर उसका इम्पैक्ट मैं कितना लूँगा, क्या इसका, या मैं कितना रिजिलियंट बनूंगा, मेरा कितना कॉन्फिडेंस टूटेगा, मेरा कितना सेल्फ एस्टीम टूटेगा, क्या इस पे भी डिपेंड करता है कि मेरी पेरेंटिंग किस तरीके की है, मैं कौन से घर से आ रहा हूँ, क्या ये इम्पैक्ट करता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई उसे सुन रहा है। लिसनिंग इज फर्स्ट स्टेप, राइट, कि क्या वो जब वो बता रहा है उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है या नहीं। कई बार ऐसे होता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, ये तो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ क्या स्पेशल हो रहा है। तो वहां पर उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे एक्नॉलेज करे, उसके इमोशंस को उसे सुनना इज द फर्स्ट स्टेप। देन ओनली ही फील सेफ कि अच्छा मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो मुझे सुना जा रहा है मुझे। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्नॉलेज करते हैं और सुनते हैं और वहाँ सेफ एनवायरनमेंट है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उस पर कम आएगा, बिकॉज ही नो दैट देयर इज समबडी ही कैन शेयर हिज फीलिंग्स। राइट।
तो एज ए स्कूल काउंसलर भी हम यही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं स्कूल में कि बच्चा आए और हमसे बात करे, कि हम बिना जजमेंट के हम उसे जज ना करें, एंड वी आर लिसनिंग टू हिम, वी आर एक्नॉलेजिंग यस ये हुआ आपके साथ एंड वी अंडरस्टैंड दैट थिंग। राइट। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के इमोशंस रेगुलेट होने लगते होंगे, कहीं ना कहीं वो बुलिंग का इम्पैक्ट कम होने लगता होगा जब वो आते हैं, वो आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। यस, और लेकिन फिर लॉन्ग टर्म तो हमें काम करना ही पड़ता है। ओके। हमें इस सेफ एनवायरनमेंट जहाँ हर बच्चा, जब देखो जब स्कूल में वो आ रहा है, जब वो रात को सोता है बच्चा, तो उसे एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं सुबह स्कूल जाऊंगा। राइट। वो रात में ही ये डर के सो रहा है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स ना तो पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा है ना किसी और के साथ। राइट। तो वो रात भर में ही वो स्ट्रेस रहेगा कि मुझे कल स्कूल जाना है, क्योंकि कल उसे उन्हीं बच्चों को फेस करना है। तो फर्स्ट ड्यूटी हमारी एज अ स्कूल काउंसलर यही रहती है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ बच्चा जब आए तो उसको सेफ, हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, दे फील सेफ एंड सिक्योर्ड। मोनिका, जब आपने ये बोला कि बच्चा जब रात को सोता है तो उसको माइंड में ये रहना चाहिए, एक सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं सुबह उठ के स्कूल जाऊंगा, एक टेरिफाइड फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि स्कूल में जाके क्या होगा। तो इससे मुझे याद आया कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। कई पेरेंट्स की ये शिकायत आती है कि मैम ये स्कूल नहीं जाना चाहता है, कई कई दिनों तक छुट्टियां करते रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। आपके पास भी इस तरीके के केसेस आते होंगे स्कूल्स के अंदर, राइट? आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? व्हाट इज दैट थिंग जो उनको ये फीलिंग देती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना? बिकॉज एज ए काउंसलर वी नो कि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। राइट। अगर आप सुबह में देखें, जब बच्चे बस की ओर जा रहे होते हैं तो मम्मी खींच खींच के बच्चों को लेके जा रही होती है, और जब स्कूल से आते हैं तो मम्मी पीछे होती है और बच्चे सबसे आगे दौड़ रहे होते हैं ना। That's so true. Why it is? Because they feel secured at their place. वहाँ पर उन्हें लगता है अच्छा ये मेरा एरिया है। तो अगर स्कूल में हम देखो, हमारे स्कूल में तो हम बेसिक लेवल पे इसलिए काम करते हैं कि बच्चा यहाँ पर आके इतना सेफ फील करे कि वो एक्साइटेड हो आने के लिए, राइट, कि मुझे मज़ा आने वाला है यहाँ पर, मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ बिना किसी जजमेंट के। तो यहाँ पर स्कूल का रोल ये आता है कि हमें एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहाँ जो बच्चा जैसा है उसे एक्सेप्ट करना। हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग पेरेंटिंग स्टाइल है हर बच्चे की, पेरेंट्स की। तो अगर वो यहाँ पर आ रहा है, वो अपने वैल्यू सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर आ रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ वो इसे एक्सप्लोर कर सकता है और नई चीज़ों को समझने के लिए उसे लगे कि मुझे कोई जज नहीं करेगा इस बात के लिए, देन ही विल बी एक्साइटेड टू कम। तो आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, लेकिन हमारे स्कूल में हम इस चीज़ पर काम करते हैं। इफ़ यू सी द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन व्हेन दे कम टू आवर स्कूल, दे आर सो हैप्पी टू कम, कि अच्छा अभी यहाँ पर कोई जज नहीं करने वाला है। हमारे स्कूल में कोई ड्रेस कोड ही नहीं है इसलिए। हाँ, या दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी। मुझे थोड़ा बताओ, ड्रेस कोड नहीं होने का मतलब मेरे माइंड में तो फर्स्ट थॉट यही आता है कि अच्छा तो फिर अलग अलग, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ही रिच हो तो वो बहुत ब्रांडेड कपड़े, अच्छे बड़े जूते पहन के आ रहा हो, और दूसरे कुछ नहीं इतना अपर क्लास के हों कुछ बच्चे। तो ऐसे में क्या वो डिफरेंस नहीं होता है स्कूल में, और बच्चों को क्या फील नहीं होता है? तो आप इसके बारे में कुछ बताओ हमको। नहीं, आई रियली एग्री विद योर पॉइंट कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा जो बेस पॉइंट यही है कि हम इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं। अच्छा, कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की अलग एक अप्रोच है लाइफ के लिए। राइट। हम यहाँ स्कूल की, जैसे आपने बात किया कि कोई बहुत ब्रांडेड क्लोथ डालेगा, कोई नहीं डालेगा, अगर आप बियॉन्ड द स्कूल भी अगर बाहर भी जाते हैं तो यू मीट सेम काइंड ऑफ पीपल। दैट्स सो ट्रू। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती हैं, डिस्पैरिटी हमको दिखती है। तो अब हम सबको तो हम वही ड्रेस कोड तो नहीं पहना रहे, समहाउ वी आर यू नो, हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए कि ओके, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, ओके, लेट्स यू नो एक्सेप्ट एवरीबडी एज इट इज। यहाँ किसी को बनाना नहीं है, अपने आप को दिखाना नहीं है, आपकी अलग इंडिविजुअलिटी है, आप अलग तरह से ड्रेसअप हो सकते हो। तो इस तरह उसमें एक्सेप्टेंस भी आएगी कि कल्चर में हर टाइप के लोग हैं,
हर टाइप के ड्रेस कोड वो डाल सकते हैं, एंड somehow they are accepting everybody and they are being confident of their individuality also. I got that and it's so beautiful. मतलब मैं एक्चुअली इस आइडिया से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट जब सब एक ही जब हमको बाहर जाकर के भी तो इस डिस्पैरिटी को फेस करना ही है, वहाँ पर फिर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा जजमेंट आने लगता है अपने लिए ही कि मे बी वी आर नॉट लुकिंग गुड क्योंकि हमारे पास उतने ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं हैं और हम उतने अच्छे घरों से बिलोंग नहीं करते हैं। पर जब बचपन में बेस लेवल पे ही अगर ये बात डाल दी जाए इट इज़ ओके, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड एज यू आर, जहाँ पर भी हो, जिस भी कल्चर के हो, जिस भी बैकग्राउंड के हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो, इट इज़ ओके एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। और जो मतलब जो अपर वाले भी हैं उनको भी कि ये बच्चे भी जो है उतने ही आपके ही ग्राउंड के ही हैं, इट इज़ जस्ट कि ठीक है हो सकता है फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो बट अदरवाइज दे आर इक्वल देन यू गाइज, मतलब इक्वल आपके ही इक्वल हैं, राइट। सो ये जब आ जाता है तो वहाँ पर इंक्लूसिविटी जैसे आपने बोला, एक्सेप्टेंस जैसे आपने बोला, दैट कम्स। और सेल्फ एक्सप्रेशन भी तो है, राइट। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हैं दैट मींस यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू आर बीइंग एक्सेप्टेड एवरीवेयर। दैट्स सो ट्रू, सो आई थिंक दिस इज गुड। मोनिका, इसके अलावा आजकल जो है सोशली बच्चे जो हैं उतना एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं जितना पहले थे हमारे टाइम में। हमें याद है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खेलते थे, कितना हमारा टाइम, जैसे ही स्कूल से वापस आते थे तो हमें अपने दूसरे फ्रेंड्स के ग्रुप के पास जाना होता था, हमें खेलना होता था, डिफरेंट तरीके के गेम्स होते थे। आप फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे, नहीं तो बोर्ड गेम है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनती थी, बॉन्डिंग बनती थी। आजकल के बच्चों के अंदर थैंक्स टू सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, गेमिंग वगैरह बहुत फ़ोनों के अंदर ही आ गई है, तो फेस टू फेस कनेक्शन इतना बनता नहीं है, वर्चुअल कनेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। आप पता नहीं किसी दूर बैठे हुए इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो के उनसे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, बट यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर नेक्स्ट डोर फ्रेंड। आपका कोई नेबरहुड में, आपकी बिल्डिंग में कोई होगा, आपके आसपास कोई होगा बच्चा, आप उतना वहाँ नहीं खेलने में फोकस कर रहे हो जितना आप फ़ोन में कर रहे हो। तो सोशल कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो इसके बारे में बताओगे आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो आपके स्कूल में अपने बच्चों के साथ, आप इसको कैसे देखते हो? आई टोटली एग्री विद यू कि आजकल बच्चे फिजिकल गेम्स तो बहुत कम खेलना पसंद करते हैं। इवन आउटडोर गेम्स भी, अगर मैं अपने घर में, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने ये देखा है कि अगर वो नीचे खेलने भी जाता है तो उसको और कोई फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, कि कोई है ही नहीं खेलने के लिए, तो क्या करूं, तो ये आस्क मी अब क्या करूं मैं। तो बोर्ड गेम्स भी हैं, फिर उसके लिए पेरेंट्स को एंगेज होना पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंस तो है कि सोशल मीडिया अगर एक बोन है तो बेन भी है, राइट। वहाँ पर अब पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है कि कैसे एक डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। हम कभी तो इतने फर्म बन जाते हैं कि भाई अब तो कोई खेलना नहीं है, हम पूरा लैपटॉप ले लेंगे, फ़ोन ले लेंगे, अब बिल्कुल नहीं खेलना। वो फर्मनेस रहती है 2 दिन, तीसरे दिन अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए दे देते हैं, चलो 2 घंटे के लिए खेलो, फिर धीरे धीरे फिर भूल जाते हैं, फिर 15 दिन बाद याद आता है अब हम वीडियो गेम ले लेंगे। तो कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट, कहीं डिसिप्लिन है ही नहीं। तो जब तक हम सोशल मीडिया को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, सी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर तो रोल पेरेंट्स का भी आएगा कि उन्हें कैसे समझाना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे यूज़ करो, और डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और पेरेंट्स को खुद भी एक मॉडल करना पड़ेगा वो बिहेवियर। राइट। एक अगर क्वालिटी टाइम दे रहे हैं तो इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी टाइम, यू आर ऑन योर फोन, आई एम on my phone, or but we are sitting together, doesn't make sense. That's not a quality time, definitely। वो तो एक ये है कि ठीक है आप टाइम दे रहे हो कि आप बैठे हो घर में बच्चे के साथ, राइट, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और हमने रिलैक्सेशन भी यही बना दिया है, अच्छा 2 घंटे पढ़ लिए, अब तुम आधा घंटा देख सकते हो वीडियो गेम, बट दे डोंट नो कि ब्रेन अभी भी ट्रिगर्ड ही है, राइट। ब्रेन अभी भी फ्लाइट एंड फाइट मोड में ही है, ब्रेन अभी रेस्ट मोड पे गया ही नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन भी
एक्चुअल क्या रिलैक्सेशन होती है वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और वो बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन इज नॉट कि अभी 2 घंटे पढ़ लिया तो अभी आधा घंटा चलो गेम खेलो, दिस इज नॉट रिलैक्सेशन। राइट राइट राइट। यहाँ अभी ब्रेन अभी उसी ट्रिगर मोड में ही रहेगा। एंड देन फिर जब हमारा सोशल कनेक्शंस, सोशल इंटेलिजेंस अगर इतनी नहीं है बच्चों के अंदर, वी आर सीइंग कि इट इज लैकिंग नाउडेज, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बच्चे बहुत लोनली हो गए हैं अभी, they have nobody to share their feelings with. Sometimes they come to me also, they share many things, कहते हैं अभी हमें डर लगता है किसी को बताएंगे तो वो जज करने लगता है या क्लासमेट में बात करें, they don't have real friends. राइट। उनके सोशल मीडिया पे बहुत फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो गेम खेल सकते हैं और कमेंट्स कर देते हैं, यू नो लाइक्स एंड कमेंट्स से भी वो अपने आप को जज करने लगे, राइट राइट, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं अगर कम आता है तो अभी रियल फ्रेंड्स बहुत कम है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों में देखी जा रही है आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वो किस लिए है? क्योंकि हम जब छोटे होते थे हम बाहर जाके खेल के आते थे, एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी और रियल फ्रेंड्स, हम बात करते थे आपस में, है ना। लेकिन अभी हम इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, या बात करते हैं तो उन्हें डर लगता है अरे हम जज नहीं हो जाएंगे, या हमारी कोई स्टोरीज तो नहीं सर्कुलेट हो जाएंगी सोशल मीडिया पे कि ये तो ऐसा सही है। बात है। तो वो भी एक डर, इमेज कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो हो जाता है, हम दूसरों को फेस करना, बात करना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि वो शायद वो डेवलप ही नहीं हुआ हमारे अंदर। राइट। और अभी हम घरों में भी हम देखें, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारे सोशल कनेक्शंस भी बहुत लिमिटेड है। राइट, पहले की तरह की नहीं है। या बच्चा कहता है मुझे नहीं जाना पार्टी में तो वी आर ओके, अच्छा मत जाओ। अर्लियर हमें ये बोला जाता था नहीं तुम्हें इससे भी बात करनी है, इनसे भी बात करनी है, तो हम हर एज ग्रुप के लोगों से मिलते थे। राइट। अलग डाइवर्स तरह के उनके यू नो टाइप ऑफ पीपल हम मिलते थे और उनके साथ कनेक्ट करते थे, तो समहाउ हमें कुछ बात करने का सोशल स्किल्स भी डेवलप होते थे। बिल्कुल सही। आजकल तो बच्चे पेरेंट्स जा रहे हैं पार्टीज में बट बच्चे घर पे वीडियो गेम ही खेलना पसंद करते हैं, दे आर नॉट गोइंग आउट। हमारी कोई वहाँ पर कंपनी नहीं होगी तो हम बोर हो जाएंगे, एंड देन बोर तो आजकल बोर होने को बहुत बड़ी चीज माना जाता है, जबकि बोर होने देना चाहिए, वहीं क्रिएटिविटी डेवलप होती है। हम कितना बोर होते थे, हमें कितनी सारी फिर चीजें समझ आ, अच्छा इसका कुछ बना देते हैं हम। मेरे को तो याद है कि जब हम छोटे होते थे, हम 10-12 बच्चे सोसाइटी में थे इकट्ठे, तो हम पता नहीं क्या क्या चीजें, लकड़ी का कुछ पड़ा, अच्छा इसका कुछ बनाते हैं, कोई ड्रम पड़ा है तो इसका कुछ बना लेते हैं। बोर होने दो, वहीं क्रिएटिविटी डेवलप होगी। दैट्स सो ट्रू। लेकिन आज तो एक के बाद एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से निकल के तुम दूसरी में जाओ, दूसरी से निकलते बोर होने ही नहीं देते। तो उन्हें एक्चुअली वो अपने आप को तो असेस ही नहीं कर पाते, हमें क्या पसंद है, हमें नहीं पसंद है। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने ना बच्चे के टाइम कैसे जाना चाहिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब तो पहले नहीं होता, प्रोजेक्ट है, पहले हमारे टाइम में नहीं होता था। हमारे टाइम में शायद हमारे पेरेंट्स की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि टाइम से बच्चा स्कूल चला जाए, टाइम से बच्चे को खाना दे दो, राइट, इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक एक टाइम का आपको हिसाब रखना कि बच्चे को अब ये कर लेना चाहिए, अब ये कर लेना चाहिए, वो नहीं हिसाब रखते थे। और आजकल क्योंकि एज ए पेरेंट हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी हम उसकी देख रहे हैं। बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है पेरेंटिंग एक प्रोसेस है, राइट, लेकिन हम इसे प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं और हम अपने बच्चों को एक ट्रॉफी की तरह दिखाना चाहते हैं कि सी मेरा बच्चा ये बन गया है, या नहीं भी बनाया दूसरे का बच्चा बन गया, तभी कीप कंपेयरिंग। राइट। हम बोलते हैं बच्चे को हम कंपेयर नहीं कर रहे, पर अनकॉन्शियसली वी डू दैट, वी आर डूइंग। सही बात है। कई बार हम वर्बली कभी बोल देते हैं, कई बार हम नहीं बोलते हैं, पर हमारा जो हम सोच रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वी नो कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं उसको कन्वे कर ही देता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। टॉक्सिक शेम हम कितना करते हैं, तुम ये नहीं करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी, तुम्हारे अब कम नंबर आए अब तो मुझे बात ही नहीं करनी, कितना टॉक्सिक शेम है। टॉक्सिक फियर हम जनरेट कर रहे हैं बच्चों के अंदर। तो जबकि हमें हेल्दी शेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो सोसाइटी में हमें वर्क करने के लिए। हेल्दी शेम इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू मोनिका, जब आपने इसको एड्रेस किया ही है टॉक्सिक शेम और हेल्दी शेम को, can you tell our viewers ki what exactly how toxic shame looks like and how healthy shames look like?
सी टॉक्सिक शेम में जब हम बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम तो एक बार बच्चे ने झूठ बोल दिया तो हम ये बोलते हैं कि तुम तो झूठे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, देखो तुमने अपनी सिस्टर को रुलाया, तुम हमेशा इसको तंग करते हो। राइट। मतलब ऑल द टाइम वी कनेक्ट द बिहेवियर टू द पर्सनैलिटी, हम बच्चे की पर्सनैलिटी को ही वही बना देते हैं। राइट। तो ये एक टॉक्सिक शेम की तरह होता है, जबकि अगर हम माने कि बिहेवियर और पर्सनैलिटी दो अलग चीजें हैं, उसने गलत किया है, बट अगर हम उसे समझाएं कि इसके क्या रिपरकशंस थे, इससे क्या रिजल्ट हो सकता है, और एक बार गलती करने का ये मतलब नहीं है कि वो वही बच्चा वही बन गया है, वो बुरा ही है बच्चा। सो मतलब हम कहीं ना कहीं बिहेवियर को करेक्ट करते हैं। हाँ, जब हम हेल्दी शेमिंग करते हैं कि Yes. आपका ये बिहेवियर आपने डिसेंट नहीं किया, अच्छा नहीं किया, और आपको इस बिहेवियर को करेक्ट करने की जरूरत है। और हम बैठ के उसके साथ बात करें, बच्चे के साथ उसकी बात सुने कि आपने ये बिहेवियर किया तो उससे ये हो गया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यू। तो हमें ये करना चाहिए कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इससे ऐसा हो गया, यानी आपने अपने सिस्टर को तंग किया है, जैसे कि देखो आपकी मतलब आपने ऐसा किया तो ऐसा हो रहा है, शी इज गेटिंग अपसेट, तो व्हाट कैन वी डू डिफरेंटली, हम क्या करें कि ऐसा ना हो। और या आपके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या फील होता है हमें, तो सम वे नीड टू टॉक अबाउट इट, नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे ब्लेम द चाइल्ड, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो, यानी लेबलिंग द चाइल्ड। राइट। लेबलिंग इज नेवर गुड। कई बच्चे जो पेरेंट्स लेबल कर देते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा टॉक्सिक शेम है कि तुमसे हो ही नहीं सकता। राइट। तो उसकी इनर वॉइस बन जाती है बच्चे से कि मैं कर ही नहीं सकता, या मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का प्यार विन करने के लिए। वो पूरी लाइफ फिर वो इसी चीज को ढूंढता है कि मुझे प्लीज करना है लोगों को, देन ओनली आई एम वर्दी ऑफ लव। तो he becomes a people pleaser. Right. At the That's end so of the true. day. That's so true. And मोनिका, इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, खासकर जब हम टीनेज बच्चों की बात करते हैं तो इमोशंस जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा हमारे बढ़े हुए होते हैं, हाइप पे होते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोनल लेवल डेफिनेटली वो बढ़े हुए होते हैं, राइट। खासकर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेवल बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन भी लेके आते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगना शुरू हो जाना। और या लड़कियों के साथ भी है कि किसी ने मेरे बारे में बात कर दी तो बहुत अपने लिए सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाना, राइट। तो ऐसे में एज ए स्कूल काउंसलर, हाउ डू यू टीच योर children or students to manage their emotions, to balance their emotions? See, aggression is an emotion. Right. ठीक है, वो किसी भी रिएक्शन में आ सकता है, किसी भी सिचुएशन के रिएक्शन में हो सकता है। Right. तो what we want to know is what is underneath that aggression. Right. उसके बेस लाइन में क्या इशू है, वो एग्रेशन किस लिए आ रहा है। कई बार बच्चे को ही नहीं पता होता कि उसे गुस्सा आ रहा है या क्यों आ रहा है। जैसे हमें भी कई बार होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात नहीं करो, तो मुझसे क्या हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट अभी बात नहीं करो। समटाइम्स वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ व्हाई वी आर गेटिंग एग्रेसिव। तो कई बार बच्चों को भी एग्रेशन आ रहा है लेकिन उन्हें रीजन नहीं पता है, स्पेशली छोटे छोटे जो बच्चे हैं। तो पहले तो उनके साथ बात करना, उनको बैठाना, उन्हें सेफ फील कराना, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, that whatever they are sharing, they are not being judged for it. उन्हें जज नहीं किया जाएगा। तो उसके अंडरनीथ जब हमें कॉज पता लगता है तो फिर हम उस कॉज पे वर्क करते हैं। इट मे टेक 1 day समटाइम्स, कि एक ही दिन में सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि वो पहले अवेयर ही नहीं है। जैसे हम बात करते हैं तो वो अवेयर होता है, अच्छा ये वाला इशू है। कई बार कई दिन भी लग जाते हैं कि एग्रेशन वो अगर रेगुलर बेसिस पर कर रहा है बच्चा, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके अंडरनीथ, तो हम उस पर काम करते हैं। और बच्चों में जैसे सेल्फ डाउट या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके भी सेम वे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या वो बच्चे ने पहले फेल्योर देखा है, या बच्चे को बहुत बार जज किया गया है, राइट, या लेबल कर दिया गया है, तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते। तो हम इसके अंडरलाइन, एक तो हम रिएक्शन देख रहे हैं, ये इसके अंडरलाइन कई सारे इश्यूज होते हैं जिसको हम टाइम टू टाइम, हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें एक एक करके उसे, जैसे लेयरिंग होती है, हमें एक एक करके उन इश्यूज पे वर्क करना होता है। इट टेक्स टाइम बट इट वर्क्स। धीरे धीरे वो बच्चे ओवरकम कर लेते हैं। मोनिका, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो किसी बच्चे के साथ आपने
काउंसलिंग करी हो इससे रिलेटेड, जैसे सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना आपने बताया, हाउ डू यू वर्क ऑन इट? अभी हाँ, ये मैं शेयर कर सकती हूँ कि एक बच्चे के साथ था जो स्टेज फ्राइट था बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि उसको ये लगता था कि मैं कभी स्टेज पे जाऊंगी तो भूल जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी वल्नरेबिलिटीज भी शेयर कर लेती हूँ कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, या आई ऑल्सो फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब आप खुद वल्नरेबल लगते हो तो बच्चे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा इनके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ है, इट्स ओके, है ना। तो हम तभी मैं ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चा सेफ फील करे जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे। तो क्योंकि उसे स्टेज फ्राइट था तो हमने यही सोचा कि चलो आप कुछ प्रिपेयर करना, आई विल बी एन ऑडियंस। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको उससे लगा कि मैं आपके सामने भी नहीं बोल पाऊंगी, मैं कहा इट्स ओके, आई विल बी समटाइम्स आई विल स्पीक, यू विल बी द ऑडियंस, and sometimes you will speak, I'll be the audience, and sometimes I speak and you will be the audience. So that's how धीरे धीरे करके उस बच्ची ने जैसे प्रैक्टिस की बोलने की स्टेज पे, तो धीरे धीरे उसका फियर कम हुआ। फिर मैंने एक दो बच्चों को और बुलाना शुरू कर दिया कि चलो आप भी साथ खड़े होते हैं और दीदी को सुनेंगे हम। तो छोटे बच्चों को लेकर आई ताकि उसको जजमेंट का फियर कम लगे। तो स्लोली शी ओवरकेम दैट. And then after some days, there was some annual function and she came to me, ma'am, I did the presentation there. I was so happy, Maka. So it worked. चलो, great, great. Yeah. सो दैट मीन्स कि आप लोग जो एक प्रोसेस के थ्रू जो भी बच्चा डील कर रहा है, चाहे अग्रेशन है, चाहे बुलिंग से, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज से, एक प्रोसेस के थ्रू कितने सेशंस लगेंगे उस हिसाब से यू डिसाइड, यू जज, एंड देन अकॉर्डिंगली यू टेक द चाइल्ड थ्रू इट एंड यू हेल्प द चाइल्ड। स्कूल एनवायरनमेंट का, टीचर्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता होगा, राइट? सो आपका ऑब्जर्वेशन उसमें क्या है? टीचर्स, सबसे पहले बच्चा तो टीचर्स के ही कांटेक्ट में आता है, राइट। तो टीचर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम टीचर्स के साथ भी मिलते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि हमें लेबल नहीं करना बच्चे को। जब हम लेबल कर देते हैं बच्चे को कि इससे तो होगा ही नहीं, ये नहीं कर सकता, ये तो ऐसा ही है, then the child will live up to those labels. तो सबसे पहले तो यही है कि टीचर्स लेबल ना करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? ये बीच बीच में हम ये सब सेशंस होते हैं हमारे सबके, जहाँ हम इस बारे में बात करते हैं, बच्चों को लेकर बात करते हैं इससे रिलेटेड। और दूसरी बात है एक ओपन एनवायरनमेंट, ओपन कम्युनिकेशन की जगह हो, जहाँ हर बच्चे को सुना जा रहा है, जहाँ ही इज फीलिंग आई एम हर्ड एंड आई एम एक्नॉलेज्ड। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर को एक ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि हर बच्चा सेफ फील करे अब कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर टीचर की साइड से ये भी है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है उन बच्चों का, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस, टीचर्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कई बार बर्न आउट भी होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अगर टीचर ये सब प्रोवाइड कर रहा है, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ कोई भी जज नहीं होगा। क्योंकि हर बच्चा स्टडीज में, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हो सकता। दैट्स सो ट्रू। आजकल तो हम देख रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, और जितना आप बच्चे के इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करोगे, आपका बच्चा की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस में अच्छा है, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चा ग्रो करेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेगा, राइट? मोनिका, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जाती होगी, क्योंकि हर बच्चा एक अलग घर से आ रहा है, अलग एनवायरनमेंट में पला पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, राइट? तो क्या पेरेंट्स की काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं स्कूल में? पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं अगर आप देखते हैं कि किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसा इशू है जो मतलब इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है या मैनेजेबल नहीं हो रहा है, तो डू यू गो एंड कॉल पेरेंट्स ऑल्सो कि हम अंदर देखें थोड़ा सा क्या चल रहा है, पेरेंटिंग किस तरीके से चल रही है? नहीं, बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स को भी हम बुलाते हैं।
इससे रिलेटेड अगर हमें ऐसा कोई इश्यूज लगते हैं जहाँ पेरेंट्स की हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा सिर्फ 6 to 7 आवर्स ही स्कूल में है, राइट, आफ्टर दैट ही इज़ गोइंग होम। राइट, तो जहाँ हमें लगता है कि पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उनके सपोर्ट की हमें नीड है, तो हम उन्हें बुलाते हैं, एंड थैंकफुली पेरेंट्स आर वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग। अगर उन्हें हम कुछ सजेशंस देते हैं बच्चों से लेकर कोई डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी या और भी कोई चीज़ हमें बतानी होती है, दे लिसन। यस, क्योंकि बिना कोलैबोरेशन के तो हो ही नहीं हो सकता। क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच है हमारी कि हमें बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। उसके लिए हर स्टेक होल्डर इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स सो ट्रू। मोनिका, आप बहुत लंबे समय से स्कूल सिस्टम में हैं। पहले आप शायद इंग्लिश पढ़ाते थे, तब भी यू वर अ टीचर, तब भी आप बच्चों से एसोसिएटेड थे। नाउ यू आर अ काउंसलर, तब भी आपका बच्चों के साथ क्लोज एसोसिएशन है, राइट? और एक लंबा समय का डिफरेंस आया है, लेकिन तब से अब तक आप बच्चों के अंदर क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते थे, किस तरीके की पर्सनैलिटी होती थी, वैल्यू सिस्टम होते थे, और आजकल के बच्चे जो हैं उनके व्यवहार, उनके वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीव्स किस तरीके के हैं? See, I saw a lot of changes in children. When I joined, like I took a break of 10 years around and I joined the school again. मुझे इतना चेंज लगा बच्चों में, मैंने कहा ओके, सम वर वेरी पॉजिटिव, लेट मी एडमिट दैट, कि कई तो बच्चे अब बहुत फ्री थे, फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे थे, टीचर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है, अब वो डर नहीं था। उस 10 साल के गैप में वो डर बहुत खत्म हुआ, विच इज अ पॉजिटिव साइन, कि उतना डर नहीं है। पर उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि डिसिप्लिन थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है इस करके, कि डिसिप्लिन उतना नहीं रहता जितना पहले होता था। यस, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। अब डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ कंप्यूटर पे के ऊपर है एंड इजीली अवेलेबल है बच्चों के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और बच्चों में अब सेल्फ अवेयरनेस पहले से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस होता था, अब होलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि अब एकेडमिक्स भी है, आर्ट्स भी है, व्हाट एवर द चाइल्ड वांट्स। अब इतने ऑप्शंस हैं उसके पास, चाहे उसे म्यूजिक लेना है, सिंगिंग करना है, या स्पोर्ट्स में कुछ करना है, लॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर। राइट। इवन सब्जेक्ट्स में कितनी वैरायटी है, दे कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट दे वांट टू। NEP में हमारे इतना चेंजेस आए हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव मैं चेंज बोलूँगी इस चीज़ को लेकर, कि 10 साल में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एंड नेगेटिव चेंजेस में आप क्या बताएं? नेगेटिव चेंजेस में ये आएगा कि आई फील कि वो डिसिप्लिन उतने लेवल का नहीं है जितने हमारे टाइम में होता था पहले। और दूसरा, एक वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा डिक्लाइन मैं बोलूँगी कि हुआ है। अब पेरेंट्स जो हैं वो, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाएँ, तो बच्चे क्या कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें पता भी नहीं होता। जैसे वीडियो गेम अगर खेल रहे हैं, कितने आवर्स खेल रहे हैं या क्या देख रहे हैं, अगर एक बच्चे के पास फ़ोन है तो मे बी वो डेलिबरेटली नहीं, लेकिन अननोइंगली ऐसा कंटेंट आ जाता है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। राइट। तो कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ को लेके। और जब बच्चे इतने सारे एक्सपोजर के साथ आते हैं, ऑब्वियसली उनका वैल्यू सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। और कहीं ना कहीं जैसे पेरेंट्स का भी टाइम जो है अभी उतना नहीं दे पाते हैं, बिकॉज दोनों पेरेंट्स ज़्यादातर मोस्टली आजकल वर्किंग हो गए हैं, तो इतना क्वांटिटी नहीं दे पाते, पर शायद क्वालिटी टाइम जो देना चाहिए वो भी पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाते व्हाट एग्जैक्टली क्वालिटी टाइम इज, राइट? और फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप आ जाते हैं। मोनिका, बहुत सारी हमने बातें करी हैं, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हमारी बिल्ड हुई है कि आजकल के बच्चे क्या फेस कर रहे हैं और स्कूल काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है। ये आपने हमें बताया है कि किस तरीके से बच्चों के इमोशंस को प्रोसेस करने, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने, उनके मोटिवेशन को बिल्ड करने के लिए यू गाइज आर वर्किंग सो हार्ड एंड आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। एंडिंग नोट पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? अमिता, आई वॉन्ट टू से कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट बीइंग हैप्पी। ये हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई खुश है तो वो मेंटली बहुत हेल्दी है। मेंटल हेल्थ नेवर मीन्स बीइंग हेल्दी। मेंटल हेल्थ मीन्स दैट यू विल हैव इमोशंस, बट यू जस्ट सिट, you are ready to sit with them, you are ready to explore them,
ready to process them. Right. Okay, and taking the life as it is coming, accepting it, and enjoying the small moments. You know, लाइफ ऐसा नहीं है कि हर समय परफेक्ट रहेगी या हर समय कोई खुश रह सकता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. राइट. हमें लगता है कि कोई हमेशा खुश रहता है तो वो मेंटली बहुत हेल्दी है. ऐसा कभी होगा ही नहीं. लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ. लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज इट लाइक बिकॉज समबडी इज फीलिंग कि हमें जैसे शुरू से सिखाया जाता है कि रोना अच्छी बात नहीं है. मुझे लगता है क्राइंग इज हीलिंग. राइट. रो लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है. एंड एंजॉय द स्मॉल थिंग्स, स्मॉल मोमेंट्स. एंड मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के साथ हर मोमेंट एंजॉय करें. पेरेंटिंग कोई आपको कोई कहीं से अवार्ड नहीं लेना है. एंजॉय एवरी मोमेंट विद द चाइल्ड. आपको पता भी नहीं लगेगा ये मोमेंट्स निकल जाएंगे सीरियसली. और फिर बच्चा काम करके निकल जाएगा आगे. फिर आप सोचोगे जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाया. तो एंजॉय एवरी मोमेंट. टेक द लाइफ एज इट इज. राइट. So that's what I want to say. Thank you, Monica. So heart touching. So now I can see आपके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद मुझे ओपन अप हो रहा है कि कितना स्कूल काउंसलर का इम्पोर्टेंस है और स्कूल काउंसलर्स कैसे बच्चों के इमोशंस को मैनेज करने में, उनका रिजिलियंट बिल्ड करने में, उनके जो भी इश्यूज स्ट्रेस एंजाइटी के होते हैं हील करने में कितना उनकी मदद कर सकते हैं. So thank you very much, Monica, for coming into my podcast channel and building this conversation with me. Thank you, Amita, for inviting me. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.